जैसे जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हमारा ये सन है, इस सन के चारों तरफ क्या घूमता है बताओ? मून घूमता है। तो सन क्या करता है भाई? सॉरी, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, सॉरी भाई। इस अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है बताओ? मून। और ये जो मून है, ये सन के ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की ओर खींचता है, और ये वेलोसिटी किसका है? मून का है। अगर फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो चीजें क्या होगी? सर्कुलर पाथ पे चलेगी। सेम टू सेम ये हमारी न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस को हम जेडी लिखते थे, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स होती थी जिस पर निगेटिव चार्ज होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की ओर होता है और चीजें क्या होती है? सर्कुलर पाथ पे चलती है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर है। यहां भी वही बात है, ये जो फोर्स वेक्टर है, ये जो फोर्स वेक्टर है परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर पे, और वी परपेंडिकुलर होगा बी पे। तो हमारी जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ पे चलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे दिमाग में डाल लो कि कोई भी सर्कुलर पाथ पर चलने वाला चार्ज पार्टिकल्स जिसका फोर्स वेलोसिटी वेक्टर पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ इस तरीके की बातचीत होगी। चलो कोई बच्चा बता दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? इनवर्ड है, क्रॉस है तो इनवर्ड। चलो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी वेक्टर किधर की ओर है बताओ? ऊपर की ओर दिखा रहा है। तो कौन से एक्सिस में? हमारा मान लो अंदर की ओर जाने वाला एक्सिस क्या है? जेड है। ये क्या हो गया बताओ? वाई हो गया। बताओ, वेलोसिटी को फोर्स से, मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डायरेक्शन बनेगा फोर्स का वो अंदर की ओर बनेगा, और अंदर की ओर जो वेलोसिटी वेक्टर का अंदर की ओर बनेगा, ये अंदर की ओर फोर्स और वेलोसिटी क्या? ऊपर की ओर। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात याद कर लो कि वेलोसिटी वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होगा किस पे? फोर्स पे, तो चार्ज पार्टिकल्स या कोई भी चीजें सर्कुलर पाथ पे चलता है। जैसे मान लो कि कोई चीजें ऐसी है, एक गाड़ी है जो हमारा ऐसे सीधा सीधा चल रहा था और आपका एक सर्कुलर पाथ पे चलने लगा, ये ऐसे घूमने लगा ये गाड़ी, तो अंदर की ओर एक फोर्स लग गया हो। जानते हैं कोई अंदर की ओर कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, म्यू एम जी के बराबर होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अंदर की ओर बनता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो अंदर की ओर लगता है वो फोर्स के कारण, और वेलोसिटी क्या है बताओ? ऐसे होती है, नहीं चीजें ऐसे जाना चाहती। ठीक, तो ये जो चीजें हैं, इस चीजों को हम कह सकते हैं कि हमारा सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट को ये वाला फ्रिक्शन फोर्स मदद कर देगा घूमने में। ठीक, चलो, तो यहां भी सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट चलेगा। तो तुमसे कोई पूछेगा कि चार्ज पार्टिकल्स अगर वेलोसिटी वेक्टर फोर्स के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके पाथ पर घूमेगा? तो आप बोलोगे कि वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। बट ये शर्त है कि वेलोसिटी भी बी के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर हमारा ऐसे है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, और इसके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है, तो वेलोसिटी का क्या हो गया? दो कंपोनेंट बनेगा। कौन कौन कंपोनेंट बनेगा बताओ? एक v cos थीटा और एक v क्या बनेगा? sin थीटा। इस वेलोसिटी के एक कंपोनेंट क्या होगा? v, बोलो, sin थीटा, और एक क्या होगा बताओ? v cos थीटा। वेलोसिटी का ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पर वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर। v1 कंपोनेंट है और ये v2 कंपोनेंट। तो ये v1 कंपोनेंट जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स इसके कारण जो एक्सपीरियंस करेगा उसके कारण ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा? सर्कुलर पाथ पर घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, बट ये वाला वेलोसिटी इस चार्ज पार्टिकल्स को थोड़ा इधर की ओर ड्रैग कर देगा। तो कैसा पाथ चलेगा? हेलिकल पाथ। ठीक है, याद कर लो, अभी एग्जाम है कल, अभी याद कर लो कि अगर हमारी चार्ज पार्टिकल्स का बी वेक्टर ऐसे हो, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा बताओ? गोल गोल घूमे। ठीक है, ऐसे सोचते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, चार्ज पार्टिकल्स क्या है?
ऐसे चल रहा है, ऊपर गया तो चार्ज पार्टिकल्स घूमेगा कैसे, या ऐसे, ठीक। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी कैसे हो गया ऐसे। चलो तुम्हारी तरफ से, उधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, उधर से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में घुस रहा है, वेलोसिटी ऐसे हो गया, तो वेलोसिटी ऐसे हो गया, वेलोसिटी ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। तो बताओ ये जो डायरेक्शन है, ये जो ऐसे हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? ज्यादा अच्छा तो तुम्हारे एंड से ऐसे दिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल v क्रॉस b क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, तो चीजें क्या होगी ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि इधर है, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर भी हो सकता है। अब वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, तो बताओ यहां से जब ऐसे जाओगे तो एंटी क्लॉक, नहीं तो चीजें क्या होगी ऐसे ऐसे फिर घूमेगी, ठीक। पर शर्त है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बी पर परपेंडिकुलर होना, तब सर्कुलर पाथ। बट जैसे ही वेलोसिटी बी पर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट विल मूव ऑन ए क्या, हेलिकल पाथ। कैसा फिगर बनेगा भाई हेलिकल, हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, और ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। तुम कहो सर जी यहां तो एंगल दिख नहीं रही है, अरे दिख रहा है यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बताओ, वेलोसिटी है, इसके साथ ये क्या है, थीटा है, ये क्या हो गया, इसका इस v का एक कंपोनेंट v पैरेलल और इसका एक कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको चाहेगा ऐसे घुमाने, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको ड्रैग करेगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पर। कैसा पाथ होगा, हेलिकल मोशन, ठीक है, कर लेगा सब बच्चा। अब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, हम कहेंगे ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हेलिकल पाथ पे घूमती है, यानी सर्कुलर पाथ तो है ही, बट कुछ यहां से जब ये हेलिक्स यहां से यहां जाता है तो इतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है। इसको एक नया वर्ड दिया गया, पिच, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल्स हेलिकल पाथ पे चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्या बोला मैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम पिच बोलते हैं, ठीक। अभी हमारी जो बातचीत हुई इसमें कहा कि हमारा ये सन था और ये मून था, सन के ग्रेविटी के कारण, सॉरी बार बार मैं गलती बोल रहा हूं, ये हमारा अर्थ था और ये हमारी मून थी। अर्थ की ग्रेविटी में हमारा मून क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर लगेगा। एक कॉन्सेप्ट याद करना, अंदर की ओर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाय में क्या लिखेगा बताओ, आर स्क्वायर। ये अंदर की ओर लगने वाला फोर्स को हम लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कितने बच्चों को ये बात दिमाग में टिका हुआ है, कई बार हमने लिखा भी है और 11th में तो खूब पढ़ाई थी। जब भी अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको हम mv स्क्वायर बाय आर के बराबर लिखेंगे और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तुम्हारे जीवन में क्या है, ये मम्मा पापा है ना, और ये तुम हो, घूमते हो, ले गायब हो गया यार, नहीं घूमते हो सर्कुलर पाथ पे। तो कहा कि अंदर की ओर जो फोर्स लगता है वो किसी तरीके का फोर्स है, तो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स जो है F, जो है अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स F है वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कोई फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव कर ले। अब बताओ यहां पर अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, Q V D, यही ना है, यही तो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स है।
ये क्यू भी इसके बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई, ये एक दिमाग में ये बात को पकड़ लो सही बच्चे, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल चले या सर्कुलर पाथ पे चले, ये फॉर्मूला तो वैलिड फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या होगा क्यू वी। यहां से v क्या है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो। m क्या हो गया, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, b क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, v क्या हो गया, सॉरी q क्या हो गया, चार्ज हो गया, r क्या हो गया, रेडियस हो गया। यहां से एक v से v क्या होगा, काट लोगे तो r बराबर क्या होगा, qb बटे में, बोलो सही बच्चे, गलत लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, हाँ भाई, r बराबर क्या होगा, mv बटे में, mv को क्या बोल सकते हैं बताओ, मोमेंटम, मोमेंटम बटे में क्यू, ये भी ठीक है। रेडियस निकल जाएगा, घूमने वाला चार्ज। ढेर सवाल फंस के आएंगे, बहुत सारी बातें फंस के आएगी इस फॉर्मूले में, देखना कल के पेपर में आएगा और हम लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट पर अगर एक सवाल तुम कर दिया ना तो आज का पढ़ाई सार्थक हो गया। जैसे प्री वर्ज पे हम एग्जाम पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं बच्चों पर थोड़ा स्ट्रेस दे लो, प्री बोर्ड है कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन भी लिख के आ गए तो समझ लो तुम आज रात में जो पढ़े, अगर 5 क्वेश्चन उसमें से कुछ करके आ गए तो समझ लो कि तुमने जो पढ़ा वो इफेक्टिव पढ़ा। अब पूरी किताब पढ़ के गया कुछ भी नहीं लिख पाए तो क्या पूरी किताब पढ़ रहे हो फालतू, क्यों पढ़ गए पूरी किताब यार जो एक सवाल नहीं कर पाए। चलिए भाई, ये वाला फॉर्मूला सब भी बच्चे याद दो, एम बी स्क्वायर बाई आर, आर बराबर एम बी बटे में क्यू बी। चलो भाई, अब क्या हुआ कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे चल रही है सर्कुलर पाथ पे, तो जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस सर्कुलर पाथ का कुछ ओमेगा भी होता है, नहीं होता है। सर्कुलर पाथ पर कोई चीज चलेगी तो उसके साथ ओमेगा भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चलो भाई थोड़ा सा याद कर ले एंगुलर वेलोसिटी को। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलती है तो इस चीज को हम लोग थीटा बोलते थे, जिसको हम बोलते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एल बोलते थे जिसको हम बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते थे आर बोलते थे, इसको बोलते थे रेडियस। तो 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि थीटा बराबर होता था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अब बताओ टाइम के साथ यहां कौन कौन चीज चेंज होगा, टाइम के साथ यहां पर क्या क्या चीज चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, आर्क ऑफ लेंथ, यानी वो जो बच्चा बोल रहा है वो कह रहा है कि सर जी ये चेंज टाइम के साथ। और क्या चेंज होगा भाई टाइम के साथ, थीटा भी चेंज होगा सर, ठीक है सर। टाइम के साथ आपका थीटा, ये देखिए सर दोनों चेंज हो गया। सर आप यहां आ गए, ए से कहां चले गए बी, और बी से अब सब बी डैश पहुंचा सर, तो रेडियस तो सर सब जगह सेम ही है सर, और थीटा आपका चेंज, ठीक है। और थीटा को टाइम के साथ चेंज कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दें, 1/r लिख दें रेडियस को, और डी एल बाई में क्या लिख दें बताओ, डी टी। थीटा का चेंज टाइम के साथ क्या होता है बताओ, ओमेगा होता है, 1/r लिखते हैं। और लेंथ का चेंज टाइम के साथ क्या होता है, हेलो वेलोसिटी, नहीं हो गया, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया v बाई आर, नहीं बन गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा बराबर हो गया v बाई आर। चलो तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स घूम रहा है सर्कुलर पाथ का, उसका कुछ तो ओमेगा होगा जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूले को ध्यान से, इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, क्यूबी को इधर ले जाते हैं, क्यूबी को इधर ले जाते हैं, बाई में क्या लिखते हैं m, बराबर क्या लिखेंगे भाई, ऊपर में छूट गया v, v बाई में क्या हो गया r, और v बाई में r ही क्या होता है ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर क्या हो गया क्यूबी बाई में क्या हो गया m। आ गया सबको समझ में, क्यूबी बाई में m, नहीं समझ में आया। चलो भाई, तो क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, यहां पर एक फॉर्मूला का छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, क्यू वी बी
साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला पड़ा। और कोई बच्चा बताएगा एक चार्ज पार्टिकल्स को कहां रखे भाई, सॉरी, एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ILB साइन थीटा। फिर कहा कि चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है परपेंडिकुलरली तो एक फॉर्मूला बनाया था mv²/r बराबर qvb। यहां से हमने रेडियस का फॉर्मूला बनाया mv बटे में क्या qb, जिसको p बाय में क्या लिख दिया था q। फिर हमने पढ़ाया ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा क्या पढ़ाया भाई, ओमेगा क्या पढ़ाया भाई, qb बटे में क्या m। ये कुछ बातें हो गई जिसको याद करता हूं, इसी पर आएगा कुछ ना कुछ, पक्का 200% आएगा इन फॉर्मूले पे घुर करके कुछ ना। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। चलो, अगर चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर प्रोजेक्शन होता है, देखो दो तरीके का प्रोजेक्शन पूछेगा, एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगा और एक क्या होगा एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी के साथ आएगा तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। अगर एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पर ऐसे जाएगा, हमारी साथ चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे चलेगा। इतनी बात याद करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ ये नहीं पढ़ा। चलो एक सवाल इसमें से ये वाला सवाल कर लेते हैं यार, अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चीजें समझ लेंगे क्या क्या करना होता है। सुनो से बच्चे, पढ़ो से बच्चे, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं कम से कम, और सभी क्वेश्चंस के जो चीजें हैं वो उसका SI यूनिट देख सकते हैं। क्या करा है कि रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया जाए। कम से कम इतना लिख दोगे ना तब भी बहुत अच्छी बात है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई, 9 × 10⁻⁻31। चार्ज कितना है भाई, Q कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। सब SI यूनिट में है, ये किलोग्राम है, सही सर, ठीक है। मूविंग विद स्पीड v क्या हो गया बताओ, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला v बराबर कितना हो गया भाई, 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। एक भी यूनिट उठ पटांग नहीं दिया हुआ, और साथ में कर रहा है परपेंडिकुलर, यानी v क्या है, परपेंडिकुलर है b पे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 90 डिग्री। कर रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो, एनर्जी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो और एनर्जी निकालो। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का तो फॉर्मूला ही नहीं पड़ा, नहीं। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इसकी क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी भाई, अरे पढ़ने ले, नहीं अभी पढ़ ले, बाद में भरी। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो और क्या निकालो, क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी और क्या निकालो बताओ, एनर्जी निकालो। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को ढूंढ लें। फ्रीक्वेंसी क्या होता था, सर्कुलर पाथ पे चलेगा कि हेलिकल पाथ पे चलेगा, है यार, v के परपेंडिकुलर कौन से पाथ पे चलेगा, है सर्कुलर पाथ पे। बाप रे, हेलिकल कहां से साउंड आ रहा है भाई, भाई v के परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, कंफर्म है ये। सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई, यानी ये जो सर्कुलर पाथ पे चलेगा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा और एक टाइम में कितनी चक्कर लगाएगा, यही तो फ्रीक्वेंसी होती थी। चलो क्या बोला मैं, तो फ्रीक्वेंसी GT जो है कि एक टाइम में कितना चक्कर लगाएगा। कैसे निकालेंगे भाई, एक टाइम में कितना चक्कर लगाएगा, सिंपल तरीके से सोच लेते हैं। सुनो कि v अगर किसी की वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी से एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πr।
पाई आर डिस्टेंस अगर कवर करता है तो एक चक्कर होगा, नहीं 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है कोई भी चीज तो एक चक्कर होगा कि नहीं होगा। चलो अब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, यानी एक टाइम में कितनी चक्कर लगा, एक टाइम में कितनी चक्कर लगा। चलो भाई सुनते हैं हम लोग। मान लो 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो तुम इलेक्ट्रॉन की बात। तुम्हारी स्पीड 5 है, ठीक है, तुम्हारी स्पीड 5 है और इसका सरकमफ्रेंस 1 है, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी चक्कर मार दे? 5 चक्कर मार दे। बहुत स्मार्ट दिमाग का है, इसलिए कहते हुए स्मार्ट बच्चा है। फिर से बोलेंगे, ये सरकमफ्रेंस 1 है और हम करेंगे तुम्हारी स्पीड कितनी है भाई? 5 है, तो 1 सेकंड में कितनी चक्कर लगा देगा? 5 चक्कर लगा, ठीक। तो 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा और 1 ही मीटर का तो सरकमफ्रेंस है, तो 5 चक्कर लगा देगा। कैसे निकाले भाई? सरकमफ्रेंस जो था 2 पाई आर, उसको डिवाइड कर दिया किससे? वेलोसिटी से। यही तो फ्रीक्वेंसी है भाई। सरकमफ्रेंस कितनी थी? हम जो सवाल तुमको दिए उसमें सरकमफ्रेंस कितना था? 1 था। तेरी स्पीड कितनी थी? 5 थी। 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर और 5 मीटर पर सेकेंड, 1 ही मीटर तो कवर करना है एक चक्कर में। तू तो एक चक्कर में एक सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो 5 चक्कर मारेगा। जितना चक्कर मारेगा 1 सेकंड में, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस इज डिवाइडेड बाय क्या? क्या रेडियस दिया हुआ है? नहीं सर, रेडियस तो नहीं दिया हुआ है। कहां रेडियस दिया हुआ है सर? वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ सर, रेडियस फंस गया, ठीक है, रेडियस निकालना पड़ेगा तभी वेलोसिटी निकलेगा। चलो भाई फॉर्मूला याद करते हैं। एक ही फॉर्मूला याद था, सर्कुलर पाथ पर कोई चार्ज पार्टिकल जाती है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यूबीबी। क्यूबीबी बराबर क्या पढ़ा था बताओ? एमबी स्क्वायर बाय में, नहीं पढ़ा था? लगाओ इस फॉर्मूले को, बी से बी को काट दें, बी से बी को काट दीजिए सर, क्या बनेगा बताओ? क्यूबी बराबर क्या होगा? एम वी बाय आर। तुम्हें क्या चाहिए? आर बाय वी चाहिए। तुम्हें तो आर बाय वी की वैल्यू चाहिए। चलो आर बाय वी की वैल्यू निकालते हैं। उल्टा कर दे, उल्टा कर देते हैं। एम को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। तो क्यूबी बटे में क्या हो गया? एम बराबर क्या होगा बताओ? वी बाय आर। आर बाय वी क्या होगा? एम बटे में क्यूबी। वी बाय आर, वी बाय आर में डाल देते हैं, क्या निकलेगा? 2 पाई, बोलो, एम बाय में क्यूबी। सारी चीज दी हुई है। हाँ सर, सारा तो दे रखा है सर। 2 पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, वी को। इसको बोलते हैं किसी भी फार्मूला से दूसरा फार्मूला बना देना, मैनिपुलेट करना है। और ये जो छोटे छोटे मैनिपुलेशन है, ऐसे ही तगड़े मैनिपुलेशन आते हैं किसमें? जेईई मेंस। अब कहीं से कोई चीज निकालो, कहीं से कहीं फिट कर दिया किसी कॉन्सेप्ट को कहीं पे नीट में, ठीक है। जो बच्चा इस चीज को फिट करना जानता है वही चीज कर पाता है। धाय भटकता फार्मूले पर नहीं पूछेगा, मास दिया, वेलोसिटी दिया, काइनेटिक एनर्जी बताओ 5 नंबर। अरे क्या चाहते हो 5 नंबर यार? मास वेलोसिटी को निकाल के 1/2 mv स्क्वायर पे फार्मूले में डाल दे, 5 नंबर चाहोगे? नहीं मिलेगा, वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन देगा। तो मास दिया है, क्यू दिया है, बी दिया। चलो अगर तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछ रहा थी तो टाइम पीरियड निकाल दिया यार। नहीं कि फ्रीक्वेंसी है ये तो फ्रीक्वेंसी है बेटी, नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकेंड में जितनी चक्कर लगाता है वो तो फ्रीक्वेंसी है यार। अब फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? क्यूबी बटे में क्या होगा? ठीक है। चलो भाई एक बार इस फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। पहले डायमेंशनली चेक। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बताओ? टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बताओ? अरे टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम होता है। अरे टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम होता है। और टाइम ही तो है, सेकंड मिनट कुछ भी होगा तो टाइम ही तो होगा, टी होगा डायमेंशन।
और बकलोल सब कहीं का पूरा का पूरा सत्यानाश से रुक जा तू सब। चलो अब उसको देखो, उसको नींद आ रहा है, उसको टाइम पीरियड के समय नींद आता है। चलो भाई, चार्ज क्या हो गया भाई? चार्ज का डायमेंशन क्या होगा भाई? चार्ज करने का मतलब करंट पूरा पड़ गया, चार्ज का डायमेंशन नहीं पता है, एटी। भाई करंट का डायमेंशन आई बराबर क्या होता था? क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होगा भाई? जिसको भी इंजीनियरिंग करना है, इस साल ना हो, नीट ना हो, फिर से पढ़ना एक साल, बेसिक चीज। करंट क्या है? एम्पियर। टाइम क्या है? टी है, एटी। बंद कर दियो भाई, नहीं हो गया एटी। बी का डायमेंशन अभी बनाया, क्या बनाया बी का डायमेंशन? याद है किसी को? बी का डायमेंशन अभी बताया था, एम बुझ गए, कितना होशियार। एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। बाई में क्या होगा? 2 पाई कांस्टेंट है, एम भैया से एम भैया गया, बोलो। और ए बहन से ए बहन चली गई, टी की पावर क्या बच गया? ये टाइम पीरियड क्या हो गया? टी होना चाहिए, टी की पावर -1 आ गया, कुछ उल्टा नहीं हो गया? फ्रीक्वेंसी सही है, तो टाइम ही निकाला है यार, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये टाइम पीरियड ही था, तो उल्टा किए इसलिए टाइम का क्या हो गया? रिवर्स आ गया, नहीं आ गया। फ्रीक्वेंसी ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। एक मिनट बच्चा पार्टी, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, देख लू थोड़ा सा। रेडियस फ्रीक्वेंसी v बटे में 2 पाई आर होना चाहिए, तो हमने फ्रीक्वेंसी को लिखा है ना v बटे में 2 पाई आर। क्या लिखा है? v बटे में, रिवर्स किया था ना मैंने अभी, v बटे में 2 पाई आर। टाइम पीरियड एकदम सही निकाले हम लोग, और उल्टा डायमेंशन क्यों आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी निकाला है, फ्रीक्वेंसी क्या है? v बटे में 2 पाई आर। v क्या है? लेंथ पर यूनिट रिवोल्यूशन। क्या गलती हो रहा है? क्या बोला था? उसका एग्जाम्पल क्या दिया? किस स्पीड से चल रहा था तुरे? 5 की स्पीड से चल रहा था। 5 की स्पीड से चल रहा था, सरकमफ्रेंस कितना था? 1 मीटर था, तो फ्रीक्वेंसी कितना बोला हमने? 5। तो हमने क्या डिवाइड किया भाई? स्पीड को सरकमफ्रेंस से तो डिवाइड किया। क्या लिखा भाई? फ्रीक्वेंसी में स्पीड को ये गलती हो गई हम लोग से, स्पीड को डिवाइड करना चाहिए किससे? सरकमफ्रेंस से, इसीलिए गलती हो रहा है। स्पीड कितना है बताओ, बोलो, स्पीड कितना है बताओ? 5। और सरकमफ्रेंस कितना है बताओ? 2 पाई आर। वो कितना है बताओ? 1। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5 फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी 1 सेकंड में वो 5 बार घूमेगा, इसीलिए गलती हो रही है। ठीक करो सही बच्चे, क्या करेंगे बताओ? बोलो सही बच्चे, क्या लिखेंगे? v बटे में क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। v बटे में क्या लिख देंगे? 2 पाई आर। v बाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे, v बाई आर की वैल्यू ये हो जाएगा, कितना होगा बताओ? QB बटे में 2 पाई m। अब सही हुआ,
कुछ तो दिक्कत हुआ था, इसीलिए मैंने इसका डायमेंशन चेक करने की कोशिश की। अब उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्या होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टी का फॉर्मूला 2πm बटे में QB। ठीक करो सही बच्चे। अब डायमेंशनली चेक करोगे तो बातें क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। तो 2π का कुछ डायमेंशन होगा नहीं सर, तो 2π ऐसे ही रहेगा। m का डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन AT हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होगा बताओ? m t की पावर -2 a की पावर -1। -1 से ये क्या हो गया, कट गया, t की पावर ये कट गया, m से m कट गया, t की पावर जो 2π बटे में क्या बचा बताओ? t की पावर -1, तो क्या हो गया 1, t बटे में क्या हो, t इंटू 2π। डायमेंशन 2π का कुछ नहीं होता है, तो टाइम का डायमेंशन क्या आ गया बताओ? t आ गया। फ्रीक्वेंसी के इस फॉर्मूले में तुम ध्यान से देखोगे, आपका b दिया हुआ है और q दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो। हमारा चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 mv²। कैसे निकालेंगे 1/2 mv²? वेलोसिटी दिया हुआ था, रेडियस दिया है? नहीं दिया है। मास दिया हुआ है? दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख देते हैं, सुनो से बच्चे, 1/2 m और यहां लिख देते हैं m² v²। वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मोमेंटम हो गया, नहीं हो गया? अब तो सब चीज पता चल गया सर। मास और वेलोसिटी तो दिया ही हुआ है भाई, तब तो दिया हुआ है, तब क्या जरूरत है? सीधा सीधा इस डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या निकाल देंगे? काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। मास कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻31 और वेलोसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁻, क्या 7। दोनों चीज को इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एनर्जी किस में निकलेगा, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे? जूल में, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके की चीजें क्या हो सकती है। कल किस किस का केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर है? सारे बच्चों का है। और क्या पढ़ना है बताओ? चलो कुछ चीज मैं गेस कर देता हूं, आज रात में तुम लोग पढ़ लेना उसे, फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में गेस कर दें। चलो अभी हम फर्स्ट बुक से ही बताते हैं क्या क्या पढ़ना है थ्योरी में। न्यूमेरिकल तो तभी बनेगा जब न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो। और दूसरी बात कि आपको एक भी फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो कहां से न्यूमेरिकल बनेगा? तो न्यूमेरिकल तो ये जैसे अभी पढ़ाए है ना, आज ही रात में जाकर इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल करोगे तो तुमको बन जाएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, बट बनाना पड़ता है न्यूमेरिकल्स की। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हो उसी चीज का आप मतलब क्या हो सकता है, रिजल्ट आएगा। अब जो चीज आप किए नहीं उसका रिजल्ट कहां से आएगा? वो कभी भी संभव नहीं है। सुनो सही बच्चे, तो छोटा सा एक बात है, अगर इस चैप्टर की बात करें, इसमें एक टॉपिक है कि हम वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो भाई, इसमें बायोट सावर्ट लॉ सीधा सीधा याद कर लेना है। बायोट सावर्ट लॉ सीधा सीधा याद करना है, इसका कोई डेरिवेशनल प्रूव नहीं है। क्या है भाई? बायोट एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि हम भाई क्या बताएंगे कि करंट एलिमेंट के, छोटा सा करंट एलिमेंट, छुटका लेंगे एकदम बुट्टा सा, एकदम बच्चा सा, एकदम बिद्दी सा, छोटा सा लेंगे, एकदम हल्का सा, ये करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट तो बहुत मोटा हो गया, जिसको हम लोग लिखे आइडिया। ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां जो बनेगा,
उसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। और इंटीग्रेशन जैसी एक टूल थी साइंटिस्ट के पास, तो कहा कि भैया तुम छोटा सा फॉर्मूला दोगे, हम इंटीग्रेट करके पूरी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बट यहां पर ये डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, आपको कहेगा कि बायोट-सावर्ट लॉ बताओ। तो बायोट-सावर्ट ने बताया क्या भाई, एक छोटी सी वायर के कारण कितना, और ये बात तो पहले पता चल गया था, ओएस्टर्ड ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर कोई वायर में करंट जा रहा है। क्या बोल गया मैं, कोई वायर में अगर करंट जा रहा है तो उस वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलो छोटी सी एक बात कर लेते हैं यहाँ पे और फिर बातचीत करते हैं 10 मिनट। थोड़ी सी बात सुनो, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा रहा है कि ये प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस हुआ। तो बायोट ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये जो करंट एलिमेंट है, ये करंट का जो छोटा सा टुकड़ा है आइडियल, इस छोटे से टुकड़े के कारण इसके पास में पड़े हुए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो कहा कि ये करंट एलिमेंट जो होती है, इसको करंट एलिमेंट बोला, ये थीटा, ये जो एंगल थीटा है, तो करंट एलिमेंट में करंट के डायरेक्शन में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, यानी करंट अगर ऊपर जा रहा है तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा, और ये हमारा आर है। तो कहा कि यहां पर भैया मैग्नेटिक फील्ड बता दें। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर पूछ रहा है, तो फिंगर घूम के क्या आ रहा है, बाहर की ओर प्रोजेक्शन हो रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर, परपेंडिकुलरली क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर ये वायर है, वायर में ऊपर करंट जा रहा है, तो आप फिंगर को क्या हो, राइट हैंड थंब रूल, करंट को, ये करंट ऊपर की ओर है, तो करंट ऊपर की ओर, तो थंब के डायरेक्शन तुम्हारी ओर प्रोजेक्शन फिंगर का हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बनेगा। कहा कि इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता दिया भाई, क्या दिया, कोई बच्चा बता देगा, डीवी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट वन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आएगा भाई, आईडीएल बोलो यार, साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, ये बायोट-सावर्ट लॉ। आगे सर ये काका लिख दिया सर जी, तो कहा कि ये डीबी जो है ना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात बताया उन्होंने। फिर कहा कि डीबी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। ये डीबी जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। ये सब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया, सब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स वाला फॉर्मूला, कूलम्ब्स के फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करता है, ओबे करता है। क्या करता है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करता है, ओबे करता है, ये भी करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बताओ, कम होगा। समझ गया इतनी बात। चलो अब इन दोनों को जम मर्ज किया तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर बन गया। ये कहोगे ये आया कहां से, म्यू नॉट 4 पाई, कुछ कांस्टेंट के जैसा। जब हम पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे तो पढ़ा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के Q1 Q2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई क्या, आर स्क्वायर के। तो फोर्स को बराबर किया था तो 1 बटे में क्या लिखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा था, चार्ज Q1 Q2 बाई में क्या, आर स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ भी एक प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया, म्यू नॉट बटे में क्या, 4। समझ गया सब बच्चा, ये पूछ सकते। अब एक बच्चा बता दो, बताओ कोई बच्चा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। वायर के ऊपर, वायर में फ्लोइंग करंट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, समझ गया इस बात है भाई। ये वायर ऐसे ऐसे घूमते घूमते थीटा क्या हुआ भाई, घूम रहा है, थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते थीटा क्या हो गया, 0। तो टाइन साइन 0 क्या होता है, 0 होता है।
साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0। कई बार बोला ऐसे 4 नंबर 4 का नहीं साइन है, चौका मार देता है। लो भाई, उसी तरीके से ये हमारा साइन 0 0, तो साइन 0 0 हो गया, तो भाई 0 से मल्टीप्लाई होता क्या होगा, सब तो 0 ही हो जाए। यानी मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के पास, परंतु वायर से थोड़ी भी दूर अगर हम यहाँ पर हटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ये सब कहानी किसने बताया, बायोट। समझ गया। अब इससे एक छोटी सी बात तुमसे पूछ लेगा, जो आपको इस चैप्टर से क्या पूछ लेगा कि एक दे देगा कि लो भैया एक सर्कुलर वायर ले लो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसके सेंटर पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बायोट-सावर्ट लॉ के। तो बायोट-सावर्ट लॉ जब भी लगाते हैं ना, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, जिसका क्या लेते हैं भाई, आइडियल। ये परपेंडिकुलर लगाया, ये लगाया आइडियल के साथ परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बताओ, आइडियल। करंट ऐसे जा रहा है, तो छोटे से इसमें करंट ऐसे जा रहा है भाई, ये करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर वायर है, स्ट्रेट वायर नहीं है, सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के कारण पूछ रहा है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड। कोई बच्चा बताएगा सर्कुलर में अगर ऐसा करंट जा रहा है तो ये जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, ध्यान से सोच के बताओ। वायर में करंट कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, ठीक है, आउटवर्ड। देखो एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर की ओर, तुम्हारी ओर, ठीक है, आउटवर्ड। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। करंट अगर क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, यहां पर ये तुम्हारा आर हो गया, ये आइडियल। आइडियल पे ये आर के साथ बीच का एंगल कितना होगा, छोटी सी करंट एलिमेंट है, कितना होगा एंगल, अरे छोटे से करंट एलिमेंट पे रेडियस ऐसे आके जमी, कितने डिग्री एंगल है, 90, ठीक है ना। अरे भाई छोटे से करंट एलिमेंट पे हमारी रेडियस ऐसे गिरी, क्या हुई, ये जो रेडियस वेक्टर है इसके साथ आइडियल की जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90। चलो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो छोटे से के कारण छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा बताओ, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, बोलो, आई डी एल बाई में क्या लिखेगा, आर स्क्वायर, इन्हें पड़ेगा। साइन 90 क्या हो गया बताओ, 1। यहां पर लिखना पड़ेगा, कंसीडर ए सर्कुलर वायर हैविंग द करंट आई, ठीक है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। नाउ अप्लाई द बायोट-सावर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, कंसीडर ए करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, ड्यू टू दिस आइडियल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड बराबर dB बराबर म्यू नॉट आई नॉट बाई म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा, फिर थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बन गया भाई म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल बाई में क्या, आर। समझ गया, कितनी बात थ्योरी में लिखनी पड़ेगी, फिगर बना देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, ये तो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण हुआ भाई, और वायर तो पूरा गोल गोल है, नहीं है गोल, तो गोल है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए बॉस, इंटीग्रेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्या होगा भाई, म्यू नॉट बाहर निकलेगा, 4 पाई भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, आई बाहर निकलेगा, करंट बाहर निकलेगा, आई स्क्वायर भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, डीएल का। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, डी, क्या लिखेगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ये आई हो गया, बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर। डीएल क्या हो, डीएल का इंटीग्रेशन एल। पूरी वायर का लेंथ कितनी है, 2 पाई है, हाँ दिमाग है भाई, ये पूरी वायर की लेंथ डीएल 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 इंटीग्रेट होकर क्या होगा बताओ, एल होगा। एल क्या है भाई, 2 पाई है। इससे ये कट गया, एक आर से एक आर कट गया, क्या बच गया बताओ, म्यू नॉट बटे में 2 आई बटे में आर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यही बनता, पाई एक बच गया क्या, नहीं पाई कट गया भाई, ठीक, सही काट दिया, म्यू नॉट
2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, ठीक है, समझ गया। चलो भाई, एक वायर ऐसे आ रहा था, एक वायर ऐसे आ रहा था, करंट बाबू साहब ऐसे बन रहे थे इसमें। यहां पर पूछा करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोई बच्चा बता। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। भाई यहां तक करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है बताओ, आर का भी डायरेक्शन क्या है बताओ। देखो करंट एलिमेंट यहां ले लो, आइडियल ले लो, आइडियल का डायरेक्शन ये है, आर का भी डायरेक्शन क्या है, यही है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। समझ गया था बच्चा। अब क्या हुआ, एक बच्चे ने कहा कि सर एक काम किया जाए, करो भाई, वायर ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा और वायर ले लेते हैं सर और ऐसे घुमा देते हैं, और फिर ऐसे करते। अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस लेके क्लासेस नहीं चलेगी, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन उठाएंगे हम और आपके साथ डील करें, ठीक है। अब कहेंगे ये सीडी पोर्शन के करंट ऐसे ही चल रहा है भाई, ठीक। अब बताएगा तुमसे, सिर्फ इतना पूछेगा कि करंट का जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस वायर के किस पोर्शन के कारण, ये वाला सेमी सार्क के कारण, ये आधी सर्किल के। निकालने की कहानी तो पहले बाद में करेंगे, पहले बनेगा किसके कारण, इसके कारण बनेगा। अब यहां पर पूछेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका डायरेक्शन बताओ भैया, तो बताओ इस पोर्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सीडी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि वायर का डायरेक्शन, आइडियल का डायरेक्शन वो, आर का भी डायरेक्शन इस पॉइंट से इधर की ओर लगाएंगे 0, या आइडियल का इधर डायरेक्शन बनाते हैं और आर का डायरेक्शन ये, आइडियल का डायरेक्शन ये, साइन पाई 0, इस एक्सिस पर साइन की वैल्यू क्या होती है 0। भाई इस वायर और इस वायर के कारण, इस वायर के लिए क्या लिखेंगे भाई, ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, डीबी बराबर क्या लिखेंगे बताओ भाई सही बच्चे, म्यू नॉट बटे में बोलो 4 पाई आई डीएल बाई में क्या आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करेगा, हाँ सर इंटीग्रेट। ऐसे तुम मत लिखना जैसे हम पगला जैसा लिख दिए, ऐसा मत लिख देना, पूरा आई आर स्क्वायर को बाहर निकाल तब इंटीग्रेशन करना। तो क्या होगा बताओ, डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी म्यू नॉट बटे में क्या हो गया बताओ 4 पाई, बोलो बच्चा बाटी, आई बाई आर, और इस बार ये कितना है, आधी सरकमफ्रेंस है, आर आर से आर क्या हो गया, कट गया, बाबू से बाबू कट गया, क्या बच गया, म्यू नॉट आई बटे में 4 आर। मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज्यादा बना कि कम बना, कम बना, कितना कम बना, आधा बना। पहले म्यू नॉट बटे में 2r था, अब म्यू नॉट बटे में क्या था। एक क्वेश्चन लास्ट में और घुसाएगा कि वायर को अगर ऐसे घुमा दे, इधर वाले घुमा करके ऐसे घुमा दे तो करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्या बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला है बॉस। मैग्नीट्यूड क्या बदलेगा भाई, इस आधे का सरकमफ्रेंस का डीएल का इंटीग्रेशन पाई आर ही होने वाला है, कहां से चेंज होगा, डायरेक्शन इस बार क्या होगा, अंदर होगा। और एक वायर अगर ऐसे लगा दिया, दूसरा वायर ऐसे लगा दिया सेम करंट का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा 0। इधर वाला करंट ज्यादा, उधर वाला करंट कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस कलर है, वेक्टर, तो वेक्टर का डायरेक्शन हो, इधर 4 एम्पियर करंट जा रहा है, उधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये वाला जो आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, ज्यादा है, इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा बताओ, हटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। चलो आएगा पक्का कल के क्वेश्चन में इस पर 200%। एक कहेगा वायर ऐसे, एक कहेगा वायर ऐसे, और कहेगा भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल। चलो क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में,
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, मैग्नीट्यूड छोड़ देते हैं। इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, बताओ इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बनेगा कि बाहर की ओर? अंदर की। नहीं बनेगा, राइट हैंड से, ठीक है। इस वायर के कारण, इस वायर के कारण अंदर की, दोनों ही ऐड हो जाए। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, अंदर की ओर कि बाहर की ओर? इस तरीके के सवाल फंस के आएगी, ठीक है, आप बनाइएगा। बायोट साइड पे यही पूछे। इस पर एक सवाल है, आने को आ सकता है, ये डेरिवेशन भी आ जाता है एग्जाम में, बट आएगा नहीं, मान के चलते हैं, अभी फालतू वाला डेरिवेशन नहीं करना है। अभी जो सवाल बताया कुछ ऐसा सवाल नहीं है। ये सेंटर पे मैग्नेट, देखो एक और बात सभी बच्चों के साथ, ये जो हमारा वायर होता है, ये जो हमारी, देखो, और जो भी ऐसी क्लासेस होगी क्लासेस, ये संडे सैटरडे जो छुट्टियां आ रही है, उसमें ये एक्सटेंसिव क्लास होगी 2-2 घंटे की। इसमें कोई चचवा, जिसको पढ़ना होगा वही आएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा घर में रहेगा। एक दिन में एक चैप्टर स्क्रैप करेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा चैप्टर हो। पानी पी के स्क्रैप के वन शॉट के जैसा भी चलेगा, पूरा 100%, सारा धीरे 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 करके सारा फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी लंबे हो सकते हैं वो चलेगा। फिर घर पे जाके उसी चैप्टर को सभी बच्चों को खुद क्या करना है, PYQ से बनाना है, और बकवास इधर उधर से नहीं करना है। NCERT बुक पहले बनाना है, ठीक है, फिर PYQ बनाना है, यही बनाना है। ये जब खत्म हो जाएगा तब बता देना कि सर जी मैंने बना लिया पूरा, और उसके लिए कॉपी बना लो, दिखा देना कि सर जी ये बना। जब तक ये नहीं कर रहे हो, बाकी कोई भी चीज बनाना बेवकूफी है। NCERT बुक हो गया तो ठीक है, PYQ बनाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाओ, या फिर क्या करेंगे, सैंपल पेपर उठाएंगे, 15 सैंपल पेपर करेंगे। अगर इतना कर लेंगे, यू गॉट एटलीस्ट 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। कम से कम 90% आएगा, इससे कम नहीं आएगा, बट इतना करना पड़ेगा। इसमें जितना आप कम करोगे उतना कम मार्क्स आएगा। आप NCERT बुक भी नहीं करोगे, बहुत दिक्कत है, पास हो जाओगे खाली। पहला स्टेप है NCERT, दूसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जल्दी जल्दी खत्म करना है, लिख लिख के नहीं खत्म करना है, जल्दी जल्दी देखना। थ्योरी है, चलो भाई एक बार ड्राइव करके देख लेना है, हो गया, हो जाता है सर। सबको ड्राइव करोगे, टाइम अब धीरे धीरे रेसिस्ट कर रहा है। रे डायग्राम में कभी उसका बना लिया, कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम, कभी लेंस फार्मूला बना लिया, कभी लेंस मेकर फार्मूला बना लिया, कभी प्रिज्म फार्मूला बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। इस दिन बैठ के कुछ कर लिया। एक शेड्यूल बना लो और पढ़ो उसके अनुसार। 6 से 7 घंटे 8 घंटे का टाइम होना चाहिए। स्कूल तभी जाओ जब जरूरत हो तो पक्का जाओ। मैम को ज्यादा, मैम के साथ स्मार्टनेस मत दिखा देना कि मैं ज्यादा होशियार हूं आपसे, सारी होशियारी तुम्हारी बाहर आ जाएगी। फिर क्या हुआ, तोड़ दिया दरवाजा? सुनो, एक बात, एक छोटी सी बात दिमाग में आई थी, सुनो तो। अभी हमने कहा कि सर्कल के सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B बराबर क्या पढ़ा था, म्यू0 I बटे में 2R। फाइनल रिजल्ट बेटा इन्हें पढ़ा था, म्यू0 बटे में। सर्कल पे अगर एक वायर का टर्न है तो ये फॉर्मूला है। अगर सर्कल पे n नंबर ऑफ वायर टर्न है, ऐसे ऐसे वायर, तो n टाइम्स क्या होगा, एक वायर में करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरी वायर में भी इनवर्ट बनेगा, तीसरी वायर में भी इनवर्ट बनेगा। सभी मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल वायर के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का n टाइम्स होगा। ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा अगर उसमें टर्न्स बढ़ाई है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर एक छोटा सा, और ये बात मान के चलो कि आपके न्यूमेरिकल स्टफ नहीं आएंगे। कंसीडर टाइटली बांधा हुआ 100 टन कॉइल जिसकी रेडियस है, यू हैव टू, देखो यह रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं ना, मीटर में लगा के सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं। अरे यार क्यों ऐसा करते हो यार, सेंटीमीटर को मीटर क्यों नहीं कन्वर्ट किया था, मार्क्स कट जाएगा। सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ है 100 टन है, यानी n जो कैपिटल n है वो 100 दिया हुआ है। करंट कितना है, 1 एम्पियर। मान लो कि कोई सवाल आया और ये सवाल आप छोड़ के आते हो तो क्या कहेगा आदमी, बहुत अच्छा बच्चा है तुम, हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं, सिंसियरिटी तुमने दिखाई नहीं।
और छोटे छोटे ही देखना, तुम कल पेपर देखे आओ ना, मैं छोटा छोटा ही सवाल दिखाऊंगा फिजिक्स में। सभी बच्चे एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन याद कर लो, सिर्फ डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन है उसको याद कर लो, मैं नहीं बता रहा, डेफिनेशन याद और कुछ नहीं पूछे। ये भी बहुत स्मार्ट सवाल, ये सवाल एग्जाम में आते हैं। याद रखना, इस सवाल को मैं बताऊंगा, एग्जाम नहीं, आज नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारी बातें आप सीख जाओगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नहीं जानते हो बना जाओ, डिट्टो छप के आएगा एनसीईआरटी बुक का ये सवाल, एग्जाम में आएगा, छूट जाएगा, बहुत अफसोस होगा। एकदम छप के आता है कि भैया ये वाला सवाल बना के दिखा दे भाई। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा जबरदस्त रिलेशन है, ठीक है। तुमको छोटी सी एक बात बता देता हूं, इस वायर में इस कंडक्टर पर चार्ज बाहर में रहता है, ऐसा तुम सभी बच्चों को पता है। क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसा बात मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होती है। अगर इस वायर में करंट जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, एकदम सेंटर पे, यहां पे 0 होगा। जैसे जैसे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। और सेंटर से जब वायर से जब बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्यों घटेगा, कैसे घटेगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। जैसे जैसे सेंटर से किधर की ओर जा रहे हो, एज के तरफ जा रहे हो, वायर के एज के तरफ जा रहे हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिर्फ चिपका हुआ यहां पे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे बाहर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। ये बात का एक कॉन्सेप्ट है, सवाल के थ्रू समझेंगे। आ सकता है सोलेनाइड्स पे कोई खास बात नहीं आएगी, एग्जाम के लिए कोई खास बात नहीं आएगा। यहां से आता है तुम्हारा एम्पियर का डेफिनेशन। एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहां है। 1 एम्पियर, एम्पियर का डेफिनेशन आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब दिया है एम्पियर का डेफिनेशन। क्या दिया भाई? एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड, लिख लो सही बच्चा, एम्पियर का डेफिनेशन करना है, बुक में लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द वेरी लॉन्ग वायर स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ negligible क्रॉस सेक्शन एरिया एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce each of them these conductor force equal to 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ये बात पूछ सकता है कल के एग्जाम में, और कोई खास बात नहीं है। तो छोड़ दो, इसमें एक सवाल तुमसे पूछेगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है भाई? एक डिवाइस है, 5 नंबर में भी पूछता है, और साथ में पूछेगा इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, एमीटर कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, चलो करते हैं। ये आएगा एग्जाम में कल। क्या आएगा भाई? कि गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है बताओ? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है भाई? एमीटर बनाना है। और फिर क्या बनाना है बताओ? वोल्ट मीटर। देखो ये जो एमीटर और वोल्ट मीटर होता है ना, ये करंट नापने के लिए डिवाइस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने का डिवाइस होता है। ये हमेशा पैरेलल लगता है, और ये क्या लगता है भाई? सीरीज में लगता है। अगर कोई सिंपल सर्किट है जिसका ये रेसिस्टेंस है, यहां पर एक बैटरी लगाई गई, तो यहां पर आप एमीटर लगा सकते हो सीरीज में, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्टेज लगाते, वोल्ट मीटर लगा सकते हो। ये सिंपल सर्किट है,
ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर एक स्विच बना लो सही बच्चे। गैल्वेनोमीटर को जी करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है। पता एमीटर लो रेसिस्टेंस डिवाइस है कि हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है? लो रेसिस्टेंस डिवाइस पैरेलल में लगा हुआ है ना बेटा, ये लो रेसिस्टेंस डिवाइस। और ये क्या होता है बताओ? हाई रेसिस्टेंस डिवाइस, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस। इसीलिए कोई आदमी पूछेगा क्यों पैरेलल में लगाई गई, तो आप हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है इसलिए पैरेलल में लगाई। ये क्यों लो रेसिस्टेंस डिवाइस है, इसलिए सीरीज में भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही आंसर दोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो गया, इस गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर बनाओ? कैसे बनाओगे बच्चा को थोड़ा ही पता है? शंट लगा देंगे भाई, इसमें एक लो रेसिस्टेंस का शंट लगाएंगे। पैरेलल की सीरीज में है, पैरेलल में गलत लगा रहे हैं, किसमें लगाना पड़ेगा? पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल में। शंट का मतलब ही होता है लो रेसिस्टेंस। ये क्या बन गया अब बोलो, ये क्या बन गया बताओ बच्चा पाटे? ये क्या बन गया बताओ बच्चा पाटे? ये बन गया एमीटर। ये क्या बन गया? एमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेसिस्टेंस लगा देंगे, जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में कन्वर्ट हो। चलो यहां से करंट आएगा, कितना करंट आएगा भाई? आई आएगा। इसमें करंट कितना जाएगा भाई? आई जी जाएगा। और जो बचा हुआ करंट इसमें चला जाएगा, आई माइनस क्या होगा? आई माइनस क्या होगा भाई? इस पॉइंट ए मानते हैं और इस पॉइंट को क्या मानते हैं बताओ? बी मानते हैं। ए बी के बीच दो रास्ता है, ए से बी जाता है एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू और ए से बी जाता है शंट के थ्रू। तो शंट का जो वोल्टेज होगा वो गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में कितना जाता है भाई करंट? आई जी। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है? जी। शंट में कितना करंट जाता है? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, और उसका रेसिस्टेंस किया है एस। इस फॉर्मूले को याद कर, इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा। चलिए भाई, लास्ट एक बात, गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है बोलो? वोल्ट मीटर में। हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, ये वोल्ट मीटर बन गया। इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा उसको लिखते हैं आई जी। तो ये जो वोल्टेज होगा, इससे इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वी जो होगा वो क्या होगा? आई जी जी प्लस आर। ये वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से करंट कैलकुलेट करेंगे। छोटा सा एक सवाल बना लेते फिर घर चलते। क्या इसी पे आएगा डिट्टो कल के पेपर में, सबके आएगा एक क्वेश्चन कोई ना कोई। चलो भाई देखते हैं, एक सवाल मिल जाता है तो हम लोग बनाते हैं, कहीं आ जाए। एक तो वर्कआउट सवाल है, चलो एक्सरसाइज में देख लेते हैं। सवाल हटा दिया कि है,
पुराने किताब में था, इस नए किताब में क्या कर दिया है? एडिशनल के नीचे में था एक सवाल। चलो तत्काल में ये सवाल एक उठा लेता हूं और इसी को हम लोग समझ लेते हैं। आगे आ रहे ये चलिए, कड़ा की इन सर्किट करंट इन मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर नोन सोन ए में कहा गया है, जो एमीटर है ये गैल्वेनोमीटर विथ रेसिस्टेंस 60, ये जो एमीटर है ना, ये जो एमीटर है ना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा और एक क्या लगा होगा बताओ, संट लगा होगा। ये दो चीज लगा होगा और गैल्वेनोमीटर और संट दोनों आपस में क्या लगा होगा, पैरेलल लगा होगा। इंटरनल कंस्ट्रक्शन नहीं बताया बट ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 60 ओम है। B is the galvanometer described in A but converted in ammeter by a shunt resistance। इसमें shunt resistance कितना क्या करेंगे बताओ, 0.02। an ideal ammeter with zero resistance। आइडियल देखो, जब भी किसी चीज के पैरेलल कोई भी रेसिस्टेंस हम लगाते हैं तो रेसिस्टेंस की जो नेट रेसिस्टेंस जो होती है ना, वो इससे भी क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। पैरेलल में जुड़ा हुआ जितना भी रेसिस्टेंस होगा, नेट रेसिस्टेंस जिसको हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, इन दोनों से भी कम हो जाता है। तो 60 ओम का रेसिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर वो 0.02 से भी कम ओम जैसा बिहेव करने लगे। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की क्या वैल्यू, ठीक। तो करंट मतलब आई की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि अगर आइडियल एमीटर होगा तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 0। चलिए अब इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। ये दोनों रेसिस्टेंस क्या लगा हुआ है बताओ, पैरेलल में लगा है। तो 1/R बराबर क्या लिखोगे बताओ, 1/G प्लस 1/S, पैरेलल लगा हुआ है ना। तो कितना हो गया भाई, 1/60 प्लस 1 बोलो 0.02, 1/60 प्लस 100 क्या हो गया बताओ, तो कितना एलसीएम आया भाई, 60 ही एलसीएम आएगा, एक आएगा, ये कितना आएगा वो बता दो बच्चा पार्टी, 30 को 3 से ये 3000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो आर किसके बराबर होगा बताओ, 60 बटे में 3000, 3001, 3001 को 3001, 3001 को नियरली क्या लिख ले बताओ कोई बच्चा, 60 बटे में 3000 लिख लें, कितना होगा भाई, 60, 3 दूना 6, 2 बटे में कितना हो गया, 3000, नहीं हो गया 3000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया, 3000 हुआ तो ये 1000 हो गया ना, 100, ये एक हो गया ना कटने के बाद। ये तो यहाँ पर 3000 था, अब 3 के टेबल में काट दिया तो ऊपर 20 हो गया, नीचे 1000 हो गया, कितना होगा 0.02। रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, बहुत ही कम हो गया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू 0.02 आ गई, ठीक है, 0.02 आ गई, नहीं आ गई 0.02। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया भाई,
टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। एक रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ है बताओ, 3 ओम का। 3 ओम में ये जोड़ोगे तो टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया, 3.02। वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। दोनों को डिवाइड कर दो, 3.02 को 3 से डिवाइड किया, 0.9 एम्पियर के आसपास आया। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल अगर होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, 0। ये जैसे ही 0 होगा, ये वाला 0 होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। टोटल रेसिस्टेंस 0 कैसा होगा, सर्किट में तो 3 ओम का लगा हुआ है, तो ये वाला रेसिस्टेंस नहीं जुड़ेगा, तो सिर्फ 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये टोटल रेसिस्टेंस इन्हें सर्किट जोड़ा है, टोटल रेसिस्टेंस इन्हें सर्किट निकाला है, तो उसमें क्या किया है, ये 3 ओम इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें ये 3 ओम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरीके का छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं। इसके पेपर में शायद आया हुआ था, बच्चों के पेपर में आता रहता है अक्सर, तो आएगा तो कर सकते। तो ये सब रहा, बहुत सारी बातें और भी है फिजिक्स में, इसलिए टेंशन नहीं लेना है बच्चा पार्टी, बट पढ़ने का है। अभी भी अगर हर एक वीक में 2 चैप्टर ठीक करते हैं तो अभी भी फिजिक्स का पेपर कब है, प्री बोर्ड में तो नहीं कुछ होने वाला है, प्री बोर्ड में तो जाके लिख के आ जाइए। 21 को है, आराम से हम 8-10 चैप्टर को ठीक से पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा सभी बच्चों को भी और टीचर्स को भी। ठीक है, दोनों पे लागू होता है, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। सुनो एक बात और, सही बच्चों,